नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। अक्सर उनके बारे में जब चर्चा होती थी तो कई लोग राजनीतिक रूप से उन्हें घेरने के लिए मनमोहन सिंह भी कहते थे, लेकिन उन्होंने एक बार संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक शेर के जरिए अपनी बात देश के सामने रखी थी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। उनका एक अलग तरीका था। आरबीआई के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कई सारे बड़े फैसले लिए, एक दिशा दिखाई, एक तरीका अपनाया, अपनी सोच को बड़ा किया ताकि देश के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सके। बावजूद इसके कि गठबंधन की मजबूरियों ने कई बार उन्हें विषम परिस्थितियों में धकेल दिया। मनमोहन सिंह जब पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनके नाम का चयन हुआ और उन्हें फोन किया गया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। फोन उन्हें रात में आया था क्योंकि उनकी जिंदगी उससे पहले सिर्फ एक अर्थशास्त्री के रूप में रही थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि सरकार में इतना बड़ा पद उन्हें मिल जाएगा। लेकिन 12 साल तक बिना बिजली के एक बच्चे के तौर पर गरीबी से जूझते हुए घर में अपना जीवन बिताने वाले एक बालक ने यहां तक की दूरी तय की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, आप सोचिए कि उर्दू वो बड़ी अच्छी लिखते थे, अपना भाषण भी उर्दू में लिखते थे। उनकी प्राथमिक जो पढ़ाई थी वो उर्दू में हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कहां पहुंचे और देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई सारी चर्चाएं इस बात को भी लेकर होती थी कि चूंकि सोनिया जी पीएम नहीं बनी, वो पीएम बने, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उस पद पे रहकर किया, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील, जिसके साथ वजह से उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर एक वक्त लगाया। हालांकि बाद में फिर सारी गोटियां जगह पर बैठ गई थी, लेकिन धुर विरोधी वो मौजूदा सरकार के रहे। हर चुनाव के पहले उन्होंने किसी न किसी तरीके से ये सरकार के खिलाफ अपनी बात कही। लेकिन आज राजनीतिक सौहार्द का भी एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, एक अच्छी मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पहुंचे और आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, सबकी हिम्मत बढ़ाई। उनकी बेटियों के पहुंचने का इंतजार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुझे लगता है कि राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये अपने आप में हिम्मत देती हैं कि देश एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां पर हम एक देश के तौर पर भी आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना भी जानते हैं। तो हम चर्चा उनकी लगातार कर रहे थे और जैसा हमने आपको पहले भी बताया, दो खास मेहमान हमारे साथ शशि शेखर जी और आशुतोष जी जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत ही भावुक पोस्ट उनके लिए लिखा। राहुल गांधी भी आज उनके घर पर गए उन्हें श्रद्धांजलि देने। सोनिया गांधी जी भी गई हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने गई। लेकिन सबसे ज्यादा हमेशा वो जुगलबंदी 2008 की याद की जाती है, जब आरोप लगा था, विश्वास मत के दौरान आरोप था उनकी सरकार पर। तब हमला करते हुए सुषमा जी ने कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा, हमें रहबरों का ख्याल नहीं, तेरी हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तब उन्होंने जवाब दिया था, सोचिए आपकी उर्दू इतनी अच्छी थी, उनकी शायरी खूब जानते थे, अलामा इकबाल की लाइनें पढ़ते हुए उन्होंने कहा था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एक और दिलचस्प किस्सा, इससे पहले कि हम राजनीति और इन सब के बीच आगे चर्चा करें, एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जो आप भी शायद जानना चाहें। आपने देखा ही होगा, मनमोहन सिंह जी हमेशा नीली पगड़ी पहनते थे। इसके बारे में उन्होंने खुद एक बार कहा था। हमेशा नीली पगड़ी को पहनने वाले मनमोहन सिंह की चर्चा इस बारे में हुई। अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस पर चर्चा की थी। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबरा, जो उस वक्त थे ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप, ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। तब प्रिंस फिलिप ने अपने भाषण में कहा था, आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नीला रंग उनके अल्मा माटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है और उसी का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की मुझे याद दिलाता रहता है, वो यादें बहुत गहरी हैं मेरे अंदर। हल्का नीला मेरा पसंदीदा रंग भी है, इसीलिए यह अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है। ये एक दिलचस्प किस्सा उनके जो वेशभूषा है उसको लेकर हमने चर्चा की।
लेकिन ये छोटी छोटी बातें थी जो इस शख्सियत को बनाती थी। उनकी पसंद, उनका तरीका बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के थे। इसी पर चर्चा हो रही थी। अभी अभी मैंने देखा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साहब ने भारत रत्न उन्हें मिले इसकी पुरजोर वकालत की है, कहा है। तो शशि शेखर जी यहीं से शुरुआत करते हैं और आशुतोष जी भी बोलेंगे कि बतौर आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष जी ने भी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कई भाषण दिए। हालांकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर वो भी ये मानते हैं कि उनका कद, उनकी भूमिका, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है भारतीय राजनीति में। लेकिन आज उनके धुर विरोधी उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। शशि शेखर जी देखिए, इसी का नाम राजनीति है। कल आप 2013 के उन दिनों को याद करें, अन्ना हजारे जब यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उन दिनों को याद करें। रामलीला मैदान में ऐसा लगता था जैसे कि सारा देश भ्रष्टाचार की कालिक से लिपट गया है और कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। तब सारी उंगलियां मनमोहन सिंह जी पर उठती थी और वो चुपचाप सहन कर रहे थे। उनकी ईमानदारी पर कोई दाग नहीं था। लेकिन अब वो करते तो करते क्या, वो एक ऐसी सरकार के मुखिया थे जो खिचड़ी थी और सरकार को चलाना उनकी जिम्मेदारी इसलिए थी अंजना क्योंकि वो एक ऐसे माली की तरह थे जिन्हें उनकी पार्टी ने हुकूमत के लिए नियुक्त किया था और वो उस गुलशन की रक्षा करना उनका दायित्व था। तो वो उसे कर रहे थे। आज जब संजय सिंह ने मुझे ये कहा तो मुझे उनके तमाम भाषण याद आ गए। आशुतोष पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो मेरे कुलीग रहे हैं, वो मेरे आज भी प्रिय है। बेहतर होगा आप ही आशुतोष से पूछें। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से मैं इस पर चर्चा आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आज वो दिन है जब हम सब स्मरण कर रहे हैं उनकी पूरी भूमिका को, उनके योगदान को। लेकिन आशुतोष जी, उनके धुर विरोधी भी अंदर अंदर जानते थे कि एक ऐसे मतलब जिसको कहते हैं रेजिलियंस और परसिस्टेंस की एक मिसाल थे। लगातार कई मुश्किलों में पड़ते हुए भी एक ऐसे पद पर रहते हुए जिनका पार्टी के अंदर ये बहुत खींचतान थी। ऐसा नहीं था, बहुत सारी मुश्किलें थी। पार्टी में भी 2 सेंटर्स की चर्चा हमेशा होती थी। ऑर्डिनेंस को इनके राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। तो ऐसा नहीं, अब ये सब कुछ बहुत आसान नहीं होता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश का ख्याल रखना है। वहीं पार्टी की तरफ से भी रस्सियां बीच बीच में खींची जाती थी। लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की नजर से आपने इनको कैसे देखा और एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इनको कैसे आते हैं? जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जरूर कहूंगा कि मैं कभी किसी का विरोधी नहीं रहा, मैं आलोचक जरूर रहा। और मनमोहन सिंह को मेरा अपना मानना है कि भारत के इतिहास के 3 सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री मैं मानता हूं। ये वो जब जीवित थे तब भी मैं कहता था, मैंने इस बारे में लिखा भी है। क्यों कहते थे इसको भी मैं अच्छी तरीके से। जहां तक मनमोहन सिंह की आलोचना का प्रश्न था, मैं 2 कारणों से उनकी आलोचना करता था और वो भी जब उनका दूसरा टर्म था उसमें। एक तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगे, हालांकि बाद में साबित बहुत कम हुआ, उसमें गंभीरतम आरोप लगे। मुझे यह लगता था कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें इस पर रोक लगानी चाहिए थी और कम से कम अपने साथियों के ऊपर इतना अंकुश उनका होना चाहिए था, या उस वक्त मुझे लगा कि शायद वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे। दूसरा, मुझे हमेशा यह लगता था कि मनमोहन सिंह देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके पास वो जो राजनीतिक जो पूंजी है वो नहीं थी। और चूंकि उनके पास वो राजनीतिक पूंजी नहीं थी, इसलिए अक्सर लोग उनको बहुत कमजोर प्रधानमंत्री भी कहते थे और थे भी कमजोर प्रधानमंत्री। लेकिन जब जब देश के हित की चर्चा होती थी, जब उनको लगता था, तब उन्होंने बेलाग तौर पे यहां तक कहा कि जब न्यूक्लियर डील की बात हुई, उन्होंने कह दिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इस पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करूंगा। और ये वो लम्हा था जब शायद कांग्रेस पार्टी उनको हटा के किसी और के बारे में भी सोच सकती थी। लेकिन 2 जुगलबंदी जो भारत के इतिहास में, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी लाल के सडवानी की जुगलबंदी है, मुझे लगता है 2 और जुगलबंदियां जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। एक तो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के बीच की जुगलबंदी, दूसरी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच की जुगलबंदी। मनमोहन सिंह को जब नरसिम्हा राव ने अपॉइंट किया था तो मनमोहन सिंह ने सिर्फ इतना ब्रीफ उनको दिया था कि देखो, मैं राजनीति संभालूंगा, तुम्हें अर्थव्यवस्था संभालनी है, लेकिन अगर कल कुछ होगा तो तुम्हारी गर्दन कटेगी, इस्तीफा तुम्हारा लिया जाएगा, ये उन्होंने कहा। और इतिहास गवाह है कि नरसिम्हा राव को मनमोहन सिंह ने बिल्कुल निराश नहीं किया। और 2004 में तो बिल्कुल अप्रत्याशित था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक बार सोनिया गांधी ने जब उनका नाम दिया, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, तो मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। और मैं एक ही शब्द बार बार कहता हूं कि अगर मनमोहन सिंह को मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं एक शब्द में डिफाइन करूंगा, डिग्निटी, डिग्निटी, डिग्निटी। लेकिन शशि शेखर जी, कई लोग उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं।
उन्होंने इस पर कहा भी था कि मुझे एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी तो देखिए, मेरी वहां पर क्या भूमिका है। लेकिन चूंकि पर पीवी नरसिम्हा राव साहब की भी चर्चा हुई है और इस मुद्दे पर बीजेपी अक्सर कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को उनके अपमान के लिए घेरती है, तो जब उनकी मृत्यु हुई थी और आज जब हम देख रहे हैं मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने पीएम उनके घर पहुंचे हैं, आपने दोनों दौर देखा है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैं दो अगर आप उदाहरण लेना चाहे, पहली बात एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये उनके दोस्त, उनके सहयोगी रहे संजय बारू की किताब का टाइटल है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही थे क्योंकि कहीं भी ना उनकी पार्टी उनके साथ थी ना कुछ था। और आपको याद होगा किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने किस तरीके से उनकी सरकार द्वारा लाया गया बिल फाड़ा था। तो मुझे बार बार लगता था कि मनमोहन सिंह जो हुकूमत कर रहे हैं वो उनका ही बूता है कि इतने कठोर निर्णय वो कर पाते हैं। रही बात नरसिंह राव और उनकी, राव साहब जाने अनजाने कहीं ना कहीं गांधी परिवार से भिड़ गए थे और उनका पार्टी के अंदर भी उनकी लड़ाइयाँ हो गई थी, और इसी का नतीजा था कि जब वो नहीं रहे तो उनकी पार्थिव देह को वह सम्मान नहीं हासिल हो सका जो होना चाहिए था। जबकि मनमोहन सिंह इसके उलट है, प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ सम्मान जाके प्रदर्शित किया, पूरा गांधी परिवार वहाँ खड़ा हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं यह मुफीद भी बैठता है कि नॉन गांधी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स की वो चर्चा करें, और इससे कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक चीजें भी सकती हैं। हालांकि मैं एक बात बहुत दृढ़ता से कहना चाहूंगा, नॉन गांधी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स को वो दर्जा उनके जीते जी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। एक बस वो राहुल गांधी ने दरअसल वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था जिसमें वो दोषी जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स थे उनको लेकर जो ऑर्डिनेंस था वो उन्होंने फाड़ा था। किसानों से जुड़ा हुआ वो कोई मुद्दा नहीं था। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जी, इसीलिए मैंने सोचा उसको दर्शकों को बता दें। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में देशवासियों के हित के कितने काम हुए, एक बार नजर आप भी डाल लीजिए, क्योंकि बहुत कई लोग ये मानते हैं कि शायद तब तक इतने कम वक्त में कभी इतने सारे काम नहीं हुए थे। उसी लोक कल्याणकारी कामकाज की बदौलत यूपीए को दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला था। और खास तौर पर मुझे याद है 2009 में शशि जी, जो किसानों की ऋण माफी का फैसला था, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा गया था अगर यूपीए की सरकार की वापसी हुई थी तो। मनमोहन सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में तमाम राजनीतिक अवरोधों जो गतिरोध है और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, मतलब क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों से वो जूझते हुए ही नजर आए, हमेशा उस पर जवाब देते ही नजर आए। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। You have referred to our cooperation with regard to civil nuclear energy. शख्सियत में जितने सहज, सरल और नम्र थे, मन से उतने ही मजबूत थे मनमोहन सिंह। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के खातिर एक बार मनमोहन सिंह ने अपनी 4 साल पुरानी सत्ता और सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। वो दौर देश ने देखा जब अमेरिका से 2005 में की गई परमाणु डील को पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह ने 2008 में अपनी सरकार गंवाने तक का जोखिम ले लिया था, मगर अपने प्रण से डिगे नहीं। हालांकि वक्त के साथ उनकी सोच पर सियासत की मजबूरियां लादी जाती रही और फिर दूसरी बार पीएम बनने पर मजबूत मनमोहन थोड़े मजबूर हो चुके थे। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। ये वो दौर था जब मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और देश की राजनीति में घोटालों और भ्रष्टाचारों के कंधे पर सवार होकर सियासत फुफकार रही थी। संसद का कोई भी सत्र घोटालों और भ्रष्टाचारों के विरोध में हंगामे के बिना नहीं गुजरा करता था। गठबंधन की मजबूरियों और सरकार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए मनमोहन सिंह ने कभी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया। हजारों
जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। उदाहरण दे सकता हूँ। बहुत मनमोहन सिंह जी साहब की जब जब चर्चा होगी तो इस बात की भी चर्चा होगी कि हाँ, विषम परिस्थितियों से निकला हुआ एक व्यक्ति जो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर देश विदेश में इतनी ख्याति प्राप्त करता है, लेकिन उनके पूरे जो आप मान सकते हैं प्रधानमंत्री का दौर था, उस समय जो एक रस्साकशी चल रही थी कांग्रेस पार्टी में ड्यूअल पावर सेंटर की, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। और आपको याद होगा दिग्विजय सिंह साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि ड्यूअल पावर सेंटर में कोई खराबी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये ड्यूअल पावर सेंटर आसान रहा होगा बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए? शशि शेखर जी, और आपसे भी एक प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि ये कोई बहुत आसान स्थिति तो है नहीं, आपको देश को भी देखना है। इधर एक ड्यूअल पावर सेंटर किया जा रहा है, इधर आपके ही ऑर्डिनेंस को कोई और फाड़ रहा है, तो ये चैलेंजेस तो थे ही उनके सामने। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं जरा, और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि नॉन गांधी प्राइम मिनिस्टर्स को दिक्कत हुई है। पहले नरसिंह राव और उसके बाद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को मैं अक्सर महसूस करता था कि वो जो कुछ करना चाहते हैं उनके रास्ते में चुनावी राजनीति रोड़े अटकाती थी, और संगठन का भी उस तरीके का समर्थन खुले तौर पर हासिल होने के बावजूद अंदर ही अंदर कई चीजें होती थी। संजय बारू की किताब में उसके कई उदाहरण हैं, और उन उदाहरणों से पूरा देश वाकिफ है। पर मैं दावे से ये कह सकता हूँ, और आशुतोष की इस बात से मैं सहमत हूँ, कि सोनिया गांधी ने उनके ऊपर से अपना हाथ कभी नहीं हटाया। यह बात अलग है कि जब बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो पार्टी ने जिस तरह का बचाव करना चाहिए था, शायद वो बचाव नहीं किया जिसकी बहुत जरूरत थी, और उसका खामियाजा आज तक कांग्रेस भोग रही। आशुतोष जी, देखिए, खुद चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ते थे, और एक मतलब जिसको हम भारत में कैसे देखते हैं नेताओं को, हम आंकते हैं कि उसका विनेबिलिटी फैक्टर कितना है, वो किस तरह से अपनी ओरेटरी स्किल से लोगों का दिल जीतता है। इन सब से बहुत अलग थे मनमोहन सिंह साहब। ऐसे में जब ये ड्यूअल पावर सेंटर उन्हें देखना पड़ता था, आप देश भी चला रहे हैं पर आपको पार्टी और पार्टी हाईकमांड को लेकर भी समझना है स्थिति को, उनको भी साथ रखना है, चैलेंज था। देखिए, बिल्कुल मनमोहन सिंह की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनको इस बात का अंदाजा था कि उनके पास राजनीतिक ताकत नहीं है, और उनको अपनी ब्रीफ बिल्कुल क्लियर थी कि जब नरसिम्हा राव ने उनको बनाया तो उनको बिल्कुल क्लियर था कि मुझे देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने हैं, और यही ब्रीफ उनको नरसिम्हा राव ने दिया था। वो उन्होंने कभी अपनी ब्रीफ से अलग हटके कोई पॉलिटिक्स इधर उधर नहीं की जिससे कि कोई और इनसिक्योर फील करता हो। उसी तरीके से जब सोनिया गांधी ने उनको बनाया तब भी उनकी ब्रीफ बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे सरकार चलाना है, पॉलिटिक्स को संभालना, कोएलिशन को संभालना, कोएलिशन के तमाम घटकों को संभालना, यह जिम्मेदारी सोनिया गांधी की थी। और ये मनमोहन सिंह में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब नरसिम्हा राव पूरी तरीके से अकेले पड़ गए प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी, उस वक्त भी मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव का साथ नहीं छोड़ा, और वो उन लोगों में से थे जो जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे। और यहाँ तक कि जब विज्ञान भवन में जब उनकी पेशी होती थी नरसिम्हा राव की, उस वक्त भी मनमोहन सिंह उनके साथ जाते जब कोई कांग्रेसी नहीं जाते। तो ये जो इनकी जो खासियत ये थी कि उस पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये भी हमको समझना चाहिए कि अगर सोनिया गांधी का साथ इनके साथ नहीं होता तो कभी 10 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते थे। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग थे जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, जो बहुत डेस्परेटली प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते। मैं आज नाम नहीं लेना चाहता हूं। दे वर डेस्परेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। उनको ये लगता था कि ये आदमी जिसका राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, ये कहां से आ गया। ये एक यूसर्पर, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, ही इज ए यूसर्पर। और सिर्फ सोनिया गांधी की चमचागिरी करके प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अगर चमचागिरी करके अगर प्राइम मिनिस्टर बने होते तो 10 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते। क्या क्या कदम नहीं उठाए, जो न्यूक्लियर डील की बात तो अलग छोड़ दी है, मनरेगा जैसा प्रोग्राम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन लेकर आए, राइट टू फूड सिक्योरिटी लेकर आए, और राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए। वो सारे आज जो उस राइट टू फूड सिक्योरिटी की वजह से 80 करोड़ लोगों को जो खाना दिया जा रहा, उसी कानून की वजह से है। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थे। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पे जो काम किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर पर ट्रांसफॉर्म किया है, उसका नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर वो काम सक्सेसफुली इन्होंने नहीं किया होता तो शायद देश की हालत बहुत खराब होती। डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारे साथ, पूर्व मंत्री और वो MOS होम थे
मनमोहन जी की सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील जी, हमारे साथ हरीश रावत साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, उनकी सरकार में मंत्री भी रहे हैं उनकी सरकार में। शकील साहब, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। आज पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि मनमोहन जी को दे रहा है। आप उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में और जो आप लोगों के अनुभव थे, क्या बताएंगे आज देश को? किस तरह से आप उन्हें याद कर रहे हैं? देखिए, केवल उनके परिवार ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बल्कि पूरे देश ने एक अपना बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति खोया है, संतान खोई है। मनमोहन सिंह जी की सबसे बड़ी विशेषता मुझको लगती है कि जो जितने बड़े वो अर्थशास्त्री थे या ब्यूरोक्रेसी में जितने ऊपर गए, राजनीति में 6-12 सभा के मेंबर हुए, वित्त मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, और इतने बड़ा उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। 91 से ही लेकर के क्या स्थिति थी कि हमारा सोना गिरवी था, उससे वापस लाने से लेकर के देश को आज जो स्थिति है देश की, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था की उन्नति के मामले में। मगर उनकी शालीनता, उनकी सभ्यता और किसी से तल्ख लहजे में बात नहीं करना, कमजोर नहीं, कमजोर होना अलग बात है और सभ्य और शालीन होना अलग बात है। वो कमजोर नहीं थे, सभ्य और शालीन थे। और मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में उर्दू के एक शेर में, बहुत छोटा सा शेर है, और उनको देख के जब मिलता था कोई तो ये एहसास होता था कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। और मनमोहन सिंह जी ये चितार्थ कराते थे, हर मिलने वाले को लगता था वो झुक के इतनी आजी और इंकिसारी से मिलते थे कि उनके व्यक्तित्व की विशालता और नजर आती थी। और कमजोर नहीं थे, आप लोगों ने भी चर्चा की, और मैं तो उस सरकार में था, उस वोटिंग में था, जो जब जॉर्ज बुश जूनियर और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये फैसला किया कि हम न्यूक्लियर डील करेंगे, तो बाहर से विरोध हुआ। वो स्वाभाविक है, राजनीति में होता है। मगर हमारे सहयोगी कुछ दलों ने भी विरोध किया, हमसे अलग भी हो गए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जो सैंक्शंस हमारे यहाँ लगे हुए हैं हमारे खिलाफ पोखरण 2 के कारण, उसकी वजह से जो बहुत सी टेक्नोलॉजी जो आ सकती थी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नई इंडस्ट्री यहाँ आएगी, यहाँ की इंडस्ट्री हम बाहर भेज सकेंगे, इन सब चीजों पर अब बहुत ही, सिर्फ ये नहीं कि एनर्जी के मामले में हमको ये होगा, इन सब टेक्नोलॉजीज के मामले में भी देश को फायदा होगा, हमारी युवाओं को फायदा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। देखिए, परंपरा ये है अंजना जी, जो रही है, दुनिया में रहती है, सिर्फ अपने देश में नहीं, कि लोग देश को सत्ता के लिए दांव पे लगा देते हैं। मनमोहन सिंह जी ने देश के लिए अपनी सत्ता को दांव पे लगा दिया था। आप तो रिपोर्ट करती रही है लगातार उनकी सरकार से, उसके पहले से लेके अभी तक। तो याद होगा कि हम लोग 10-20 वोट से, हमको याद नहीं है संख्या, वैसे वोट गिनने वालों में मैं भी था, के जो पार्लियामेंट के अंदर घूम घूम के पोलिंग के बाद पर्ची जमा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 15 या 20 वोट से हम लोग जीत पाए थे। कोई बहुत जरूरी नहीं थी, कोई उनकी सरकार पे आफत नहीं थी, लेकिन वो कमजोर नहीं थे। उन्होंने समझा कि ये राष्ट्र हित में है ये समझौता, इसलिए वो आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से आज हम सब मर्माहत हैं, पूरा देश मर्माहत है। और मुझको ये बात अच्छी लग रही है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी दलों के नेताओं ने जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो देने का प्रयास किया है। और यही एक बात है, ये जनतंत्र के लिए भी, हमारे देश के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को राजनीति की तरफ प्रेरित करने के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व की निश्चित रूप से जरूरत है कि आज जो मनमोहन सिंह जी के बाद एक तरह से युवा हुए हैं, 14 के बाद से कोई 15 साल का था, कोई 10 साल का था, आज 22 साल का, 24 साल का है। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर उतना नहीं भी जानता है, तो आज इस देश में जो चर्चा हो रही है, और उसके बाद उसको पता चलेगा कि मनमोहन सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में, वित्त मंत्री काल में ये किया, रिजर्व बैंक के गवर्नर के हैसियत से, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जिसको कहते थे उसके उपाध्यक्ष की हैसियत से, उसके पहले सरकार के एडवाइजर की हैसियत से, फाइनेंस
सेक्रेटरी की हैसियत से, तो एक लंबी सूची है उनके अचीवमेंट की। और मैं सबके बात कहूंगा कि उनकी जो शालीनता थी, उनका जो झुक के मिलने का अंदाज था लोगों से, ये उनको बहुत लोगों से बहुत बड़ा बनाता है। जी जी शकील जी। हरीश जी, आप उन्हें कैसे याद करेंगे? प्रभु चावला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने बहुत करीब से भारतीय राजनीति के उस दौर को देखा है जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन हरीश जी, आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? और उनके सहजता की, उनकी सरलता की हमेशा चर्चा होती है। कई बार विपक्षी आरोप लगाते थे कि चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। आप लोग उनके किरदार को, उनकी भूमिका को कैसे याद करेंगे? और प्रधानमंत्री भी आज मिलने गए, जिसकी चर्चा शकील जी कर रहे थे कि हर पार्टी के नेता ने आज सम्मान दिया है। जिस तरीके से आज पूरा देश सरलानंद भाव से अपने उस महान राष्ट्रभक्त नेता को याद कर रहा है और उनके महान गुणों को स्मरण कर रहा है, उससे मनमोहन सिंह जी की शख्सियत का अंदाज होता है। और जो उन्होंने एक बार कहा था कि भविष्य मेरे, इतिहास मेरे प्रति जो है न्याय करेगा, और वास्तव में आज उनके जाने के बाद लोगों को लग रहा है कि भारत ये कितना महान व्यक्ति था और हमने क्या खोया है। और देखिए, वो किसी अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर उन्होंने हर पद को पाया और उसको अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमता से और अपनी कर्मठता से सिद्ध किया कि वो उस पद के लायक नहीं, बल्कि उस पद को उन्होंने सुशोभित करने का काम किया। जब वो देश के वित्त मंत्री बने तो उस समय देश का सोना गिरवी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बुरी तरीके से लड़खड़ा गई थी। एक साहसिक फैसला लिया उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी को विश्वास में लेकर, और आर्थिक उदारीकरण की का जो फैसला किया, लाइसेंस राज को जिस तरीके से उन्होंने स्टेप किया, और उससे औद्योगिकरण हुआ और पूंजी निवेश हुआ, विदेशी पूंजी आई, सब कुछ आया और देश आर्थिक संकट से बाहर निकल पाया। और जो अर्थव्यवस्था की उन्होंने नींव डाली थी, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस नींव को उन्होंने और पुख्ता करने का काम किया और मजबूत करने का काम किया। उन्होंने वैश्वीकरण की जो उनकी नीति थी, उस नीति का फल था कि भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ा। और उन्होंने अपनी उदार आर्थिक नीतियों का जो फायदा अर्थव्यवस्था को था, उसको गरीबों के साथ जोड़ा। आप अंदाज लगाइए, 27 करोड़ से ज्यादा लोग उनके कार्यकाल में गरीबी की रेखा से बाहर आए, और जो निम्न मध्यम वर्ग था या जो निचले पायदान का मध्यम वर्ग था, वो एक्सपेंड हुआ और बढ़ा। जो आज हमारे पास एक विशाल मध्यम वर्ग है, वो उनकी आर्थिक नीतियों का उसकी देन है। जो आज हमारी शक्ति है, आर्थिक शक्ति, जो उसका स्तंभ है, वो हमारा मध्यम वर्ग है। उस मध्यम वर्ग कभी अपने इस महान पुत्र को नहीं भुला। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव और जिस तरह से आप उनकी किरदार को देखते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उनके अनुभव, अटल बिहारी वाजपेयी जो विरोधी थे उनके साथ मिलने के अंदाज से अक्सर एक शख्स की पहचान होती है। सोनिया गांधी के बेहद भरोसेमंद इंसान थे, राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ उनका एक अपनापन था। उन्होंने कहा भी था अपने जीते जी कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी अग्रिम भूमिका में आए। कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं अनेकों बार, और अब प्रभु चावला जी भी अपनी नजर से पूरा अनुभव बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तरह के व्यक्तित्व थे, क्या थे। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मतलब न्यूक्लियर डील पर सरकार को दांव पर लगा देने से लेकर ऋण माफी का फैसला एन 2009 के पहले लेना और वो कैसे वापसी के लिए एक बड़ी वजह बना, और वहां से आगे बढ़ते हुए कई सारी चुनौतियां जीवन की रही। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि उन्हें पीएम बनाया गया था, और इसी के साथ साथ डुअल पावर सेंटर एक था जो कई कांग्रेसी खुद मानते थे ओपनली। ऐसे में उन्हें सरकार चलाना था, देश देखना था, दूसरी तरफ पार्टी में भी जो 10 जनपद का सम्मान साथ में लेकर चलना था। आप उनके जीवन को कैसे देखते हैं प्रभु जी? रीना जी, मेरी उनसे मुलाकात जब मैं स्टूडेंट था तब हुई थी। दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स में पढ़ता था और डॉक्टर मनमोहन सिंह विजिटिंग प्रोफेसर थे। मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा था कि हमारी क्लास में लगभग 100 के स्टूडेंट्स होते थे और बड़ा हॉल होता था। इनकी आवाज़ इतनी धीमी होती थी कि हम लोगों के इनके जहाँ बेंच था उसके आगे जाकर के बैठना पड़ता था सुनने के लिए।
यानी कि प्रोफेसर की आवाज़ सुनने के लिए हम लोग आगे जाके बैठते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1 साल वहाँ पर पढ़ाया। तो मैं शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी ही मंद जो उनकी आवाज़ थी इतनी कम होती थी, जो प्राइम मिनिस्टर तक वैसी की वैसी आवाज़ रही। मैंने उनको परिवर्तन होते देखा जब वो बने, वहाँ से जो करके प्रोफेसर वापस चले गए, फिर वो वापस हिंदुस्तान के अंदर आए, इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन है चंद्रशेखर की सरकार में, उससे पहले आरबीआई के गवर्नर बने। तो एक पीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते हुए सरकार के अंदर ही रहे। सेक्रेटरी से शुरू किया, सरकार से आरबीआई के गवर्नर बने। जब चंद्रशेखर जी जा रहे थे, ये इसलिए किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि इसके प्रति लगता है कई बार मनमोहन सिंह जी को लगता है कि मेरे को सरकार की सेवा किसी ना किसी रूप में जरूर करनी है। तो जब मनमोहन जी मिलने गए उनसे, चंद्रशेखर जी से, कि आप प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं तो मेरा क्या रोल है, उसे क्या आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी मेरे लिए एक पोस्ट खाली है यूजीसी की, तो आप मेरे को यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। तो मनमोहन जी से भी मनमोहन जी से यूजीसी के चेयरमैन बने और चंद्रशेखर जी अब चाह रहे थे। परंतु सबसे बड़ी अच्छी घटना, मैं उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था 91 के अंदर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन थे उस वक्त। जब प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था, मेरे को इंटरव्यू लेना था उनसे। तो मैंने पहला व्यक्ति था जिसने इंटरव्यू उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरे से किया। मैं उनसे मिलने गया, अभी सरकार बनी नहीं थी। तो उन्होंने कमरे के अंदर वो किसी को फोन पे बात कर रहे थे, मेरे को बिठा लिया। फिर कह रहे प्रभु तुम सुनना, कान बंद रखना अपने। मैंने कहा कान कैसे पत्रकार के बंद हो सकते हैं? कहते सुन। तो किसी से बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात करते रहे, उनसे बात खत्म हुई। तो मैं जैसे ही खत्म हुई, मैंने किससे बात कर रहे थे? कहते ये छापने के लिए नहीं है, मैं आपको, उस वक्त प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देते, हम पूछ भी लेते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर IG पटेल लंदन में हूँ, उनसे बात कर रहा था। क्यों? कि मैं IG पटेल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ, परंतु वो मान नहीं रहे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नाम सजेस्ट किया है। तो वो पहली चॉइस फाइनेंस मिनिस्टर के भी नहीं थे, परंतु बन गए। अब लोग बार बार कहते हैं कि उन्होंने ये काम किया। नरसिम्हा राव खुद इतने बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, उनके नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको अच्छे एक फाइनेंस मिनिस्टर बने, जो अपनी इकोनॉमिक नॉलेज थी उसको पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर पाए, या पॉलिटिकल मैसेज को इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट कर पाए। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया, जिससे रिफॉर्म हिंदुस्तान के अंदर 91 से लेकर 96 तक चले। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उनके अंदर जो बाबूगिरी थी उसका भी प्रयोग किया उन्होंने, उनके अंदर जो इकोनॉमिक्स थॉट थे, इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, उसका भी प्रयोग किया, और नेतृत्व से जब भी उनको गाड़ी मिलती थी सबको मिलाकर के वो इम्प्लीमेंट अच्छी तरह कर लेते थे। चलिए आगे के भी दौर पर चर्चा होगी, लेकिन चूंकि आपने उस वक्त की बात की है, मनमोहन सिंह ने देशवासियों का सबसे करीबी परिचय उनके प्रधानमंत्री रहते ही हुआ, लेकिन सियासत में मनमोहन सिंह की एंट्री उससे 3 दशक पहले हो चुकी थी। पहली बार मनमोहन सिंह 91 में केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बने थे, तब वो नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे लिए चले। वो साल था 1991 का। विरासत की सियासत थक चुकी थी। कांग्रेस में नेतृत्व के प्रयोग का दौर शुरू हुआ था। मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर पीवी नरसिम्हा राव मौजूद थे। देश की आर्थिक हालत चरमरा रही थी और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस खजाने को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी जो खाली हो चुका। अपने वित्त मंत्री बनने की कहानी खुद मनमोहन सिंह ने एक साक्षात्कार के दौरान बताई थी। उन्होंने कहा था, जिस दिन नरसिम्हा राव अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को मेरे पास ये कहते हुए भेजा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप वित्त मंत्री बने। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वो फिर पहुंचे, बल्कि वो काफी नाराज थे और कहा कि मैं तैयार होकर शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन जाऊं। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री तो बन गए थे, लेकिन तब देश की हालत कुछ ऐसी थी कि वित्तीय घाटा जीडीपी का 8.5% था। चालू खाते का घाटा 3.5% था। खजाने में सिर्फ $1 अरब बचे थे, जो महज 2 हफ्ते के आयात का खर्च था। ऐसी नाजुक हालत में मनमोहन सिंह ने देश के उद्धार के लिए उदारीकरण का द्वार खोला था। मनमोहन सिंह की उस दूरदृष्टि का नतीजा ही है कि आज मुल्क दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। कांग्रेस मुख्यालय में CWC की बैठक शुरू हो रही है, जिसमें उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को आज वहां पर चर्चा की जा रही है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जब श्रद्धांजलि देने के लिए उपराष्ट्रपति पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक है
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी जाएगी इस बैठक में श्रद्धांजलि। कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखिए तो एक ऐसे व्यक्तित्व ने आज दुनिया को अलविदा कहा है जिनका कद पार्टी की सोच के लिए, पार्टी की तरक्की के लिए, पार्टी के आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही। अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी जो, और प्रभु जी ने बताया कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने सफल रूप से कई सारे ऐसे फैसलों को जमीन पर उतारने में पहल की जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। कई लोग ये भी मानते थे कि न सिर्फ एक ड्यूअल पावर सेंटर उनका बड़ा चैलेंज था, बल्कि एक ब्यूरोक्रेसी वाले नजरिए से, तरीके से उनका काम करना और फिर पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जो कई लोगों की नजर में, प्रभु जी, इस पर भी चर्चा होती थी। हम सीडब्ल्यूसी की बैठक की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर सोनिया गांधी जी से लेकर सभी लोग मौजूद हैं। पीवी नरसिम्हा राव की बात हो रही थी तो कई बार बीजेपी इस बात पर भी घेरती है कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ गांधी परिवार ने उस वक्त क्या किया था, और आज देखिए मनमोहन सिंह जी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन दो ड्यूअल बैटल्स थे जो उनको लड़ने पड़ते थे हमेशा। एक तो ड्यूअल पावर सेंटर जो उनके कार्यकाल में रहा, और दूसरा मतलब वो खुद एक तरीका, आपने बाबूगिरी कहा उसे, लेकिन एक जो ब्यूरोक्रेट वाला उनका तरीका था काम करने का, और फिर पॉलिटिक्स की मजबूरियों को भी संभलना। कभी चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं उतरे लेकिन राजनीति में सर्वाइव तो करना था। नहीं, वो बात ठीक है, चुनावी राजनीति में उतरे, वो नई दिल्ली से चुनाव भी लड़े थे, पर हार गए थे उस वक्त। एक ही बार लड़े चुनाव, उसके बाद नहीं लड़े। वो राज्यसभा के हमेशा मेंबर रहे, और उस दौरान के अंदर कई बार क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रहा, थोड़ा सी मिलते आते थे, जब भी मिलने जाता था वो मिल जाते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को ब्रेकफास्ट पे बुलाया, मैंने उनसे बातचीत की। उनको हर मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी होती थी, तो मैंने उनसे पूछा, जब उस वक्त किस्सा चल रहा था कि किस तरह से सरकार चलेगी, उन्होंने कहा जी देखो मैं इस परिस्थिति में पहुंचा हूँ, इस हिंदुस्तान के दो माइनॉरिटी के लोग पहुंचे हैं इस पद पर, एक ज्ञानी दयाल सिंह जो प्रेसिडेंट बने थे और मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। मेरे को याद है वो दिन भी, वो कहते कि मैं इसलिए बना हूँ कि गांधी परिवार की मेहरबानी से बना हूँ, चुनाव लड़ करके मैं इलेक्टेड मैंडेट मेरे पास नहीं है। इस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं आज डिस्क्लोज ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड है वो सब। तो जब वो इतना मानते थे कि मेरे को प्रधानमंत्री, जिसको मैं फाइनेंस मिनिस्टर कभी नहीं मतलब बन गया, तो उनके लिए एक भावना थी नेहरू परिवार के प्रति, गांधी परिवार के प्रति, कि उन्होंने उनको चुना और बनाया। जब मीटिंग हो रही थी, जब सोनिया गांधी को चुन लिया गया था, सोनिया गांधी ने जब पत्र लिखा था, प्रेस स्टेटमेंट दी थी, उससे पहले इंडिया टुडे में था, जब मैंने देखा था उसको एक मैसेजिंग सिस्टम हुआ करता था कि उसको पता नहीं क्या बोलते थे, उसको मैं भूल गया उसका नाम। सब जो अंदर से मेरे को खबर है, सबसे पहले इंडिया टुडे के हैंडल से निकला था कि प्रधानमंत्री बनने वाले मनमोहन सिंह जी हैं। तो पेजर वाला था क्या? पेजर वाला, एसएमएस टेक्स्ट। तो उस वक्त जैसे ही कोई 2 बजे की बात है, 3 बजे की बात, हमने सबसे पहले अपने हैंडल से ये खबर ब्रेक की थी कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बाद में किताब किसी ने लिखी, हमारे यहाँ जो और कवर स्टोरी छपी थी इंडिया टुडे के अंदर, उसके अंदर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का प्रयोग हमने पहली बार यूज किया था। अच्छा, और बाद में वो नाम लोगों ने यूज संजय मालू जी ने लिखी, शशि शेखर जी। तो लेकिन बात यह है कि जैसे ही मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी को एनालिसिस करेंगे तो उनके अंदर जो पहली ट्रेनिंग थी, एक तो इंटेलेक्चुअल की ट्रेनिंग, के पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट थे, पढ़ करके आए थे, और वो लिबरल इकोनॉमिस्ट थे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ जब नरसिम्हा सरकार के अंदर आए, जो उनका स्टॉकहोम का पेपर देखेंगे, अगर पहले देखेंगे, जब लिखा था उन्होंने, जहां वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, वो पूरा का पूरा लिबरल था, एकदम लेफ्ट ओरिएंटेड उसके अंदर चलता था। और यहाँ सरकार में आया, सबसे ज्यादा लिबरल बजट उन्होंने प्रो मार्केट, प्रो कैपिटलिस्ट बजट दिया और सारा का सारा रिफॉर्म किया। तो उन्होंने राजनीति के साथ बदलने की जितनी उनके अंदर भावना भी थी। अब मैं ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी और बजट 1992 का आया था, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज के हमने वर्ल्ड बैंक के साथ क्या गारंटी की, इन लोगों ने एक लेटर लिखा था, मैंने पब्लिश किया था, हमारे अखबार ने पब्लिश किया था। उससे बजट इनको रात को बदलना पड़ा और मेरे को रात को फोन किया गया कि आप सरकार गिर जाएगी। पर सरदार जी ने कहा कि ठीक है, जर्नलिस्ट का अपना काम है। उसके साथ जब इनको बजट बदलना पड़ा, नरसिम्हा राव जी ने बदला, दूसरे दिन पेजेस बदले गए, परंतु उसके बाद मैंने ये भी लिखा कि मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी एक बॉक्स आइटम छापा कि वो 1 रुपए तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर उनको काफी पैसे मिलते हैं। शशि शेखर जी, ये जो इलेक्टेड बनाम सेलेक्टेड वाला पोस्ट होता है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसका भी एक बोझ आपको लगता है, आपके निजी अनुभव में कभी दिखा उनके साथ? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्हें गांधी परिवार ने बनाया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सोनिया से उनका एक नाता था
लेकिन इसके भी तमाम उदाहरण हम सबके सामने मौजूद है और आज वो मौका नहीं है कि उसकी बात की जाए बहुत विस्तार से, जब पार्टी ने कहीं न कहीं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। कई बार ऐसा भी होता था कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं लेना है, गठबंधन धर्म की रक्षा करने के लिए न केवल उन्हें मंत्रिमंडल में लेना पड़ा बल्कि उनको पोसना भी पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह जो निखालिस मनमोहन सिंह हो सकते थे उस पर वो प्रेशर थे, लेकिन उस प्रेशर को उन्होंने कभी तक जाहिर नहीं किया। इवन जब संजय बारू की किताब आई तब भी वो कुछ नहीं बोले। उनकी बेटी ने जरूर कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ एक स्थिति प्रज्ञता थी और उस स्थिति प्रज्ञता का ही नतीजा है कि जैसा प्रभु ने भी कहा था कि वो लगातार कहीं न कहीं सरकार में बने रहे। 1972 से लेकर अंतिम क्षण तक लाल बत्ती उनके पास रही, लेकिन वो लाल बत्ती का मतलब ये नहीं है कि बड़े लोलुप थे और वो आयाराम गयाराम टाइप के आदमी थे। उन्होंने जहां भी वो रहे डिलीवर किया और एक लंबी बड़ी छाप छोड़ी उन्होंने अपने काम की। और वही लंबी छाप जो उनके जीवन की रही है उसी पर आज आप चर्चा भी देख रहे हैं और श्रद्धांजलि भी उनके करीबियों की तरफ से